लास्ट क्लास में हमने जो रिएक्शन देखा था वो रिएक्शन क्या था? फिनॉल का ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, ब्रोमिनेशन इन एक्वस मीडियम, ब्रोमिनेशन इन नॉन पोलर मीडियम। ब्रोमिनेशन इन पोलर मीडियम, ठीक है ना, पोलर मीडियम में आपका रिएक्शन क्या हुआ था? तीनों जगह ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो फिनॉल मिल गया था। और इस केस में आपके पास क्या हुआ था? सिर्फ ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिले थे। लेकिन नेक्स्ट जब हम लोग दूसरा रिएक्शन भी करवा सकते हैं इसके, नेक्स्ट हम लोग अगर सिमिलरली नाइट्रेशन कराना चाहें, ठीक है ना, तो नाइट्रेशन में सिमिलर ये ऐसे ही होगा, ठीक है। नाइट्रेशन में तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के केस में तीनों बने थे, इसमें क्या बनेगा? या तो आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड या फिर पैरा सब्स्टिट्यूटेड, इस तरह से दो दो प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो OH है वो क्या है आपका? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है ना, प्लस M है। और ये है आपका, हाँ बिल्कुल पैरा मेजर होगा, सारे में पैरा मेजर होगा, ठीक है। तो ये प्लस M ग्रुप होने के कारण ऑर्थो एंड पैरा जनरेटर है। लेकिन किस किस में तीनों मिल रहे हैं उसका अलग से रीजन है, ठीक है ना। तीनों मिलने के रीजन क्या है कि एक में एक्वस मीडियम है। अब देखो नेक्स्ट में मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन ये कॉन्क HNO3 के साथ मैंने हीट भी लिया, इसका मतलब रेट जो है और इंक्रीज होगा। और उस केस में आपको क्या होगा, जब रेट इसकी और इंक्रीज होगी तो एक साथ, ठीक है ना, एक साथ तीनों पोजीशन पे ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और एक पैरा, ठीक है ना, ऊपर वाले रिएक्शन जैसा हो गया। देखो यहाँ पे तीनों क्यों मिल रहा था? क्योंकि रेट फास्ट था, पोलर मीडियम में रेट क्या हो गया? फास्ट हो गया, फिनॉक्साइड आयन वगैरह बन गया। नॉन पोलर में ये फैसिलिटी मिली नहीं, इसलिए सिर्फ ऑर्थो पैरा मिला। तो उसी तरह से अगर हम दोनों में फर्क देखो कि कॉन्क HNO3 है तो हमारे पास नॉर्मल ऑर्थो मेटा प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप हीट लेते हो, ठीक है ना, मतलब रिएक्शन को और ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो, तो रिएक्शन और फास्ट होगा और एक साथ आपको तीनों जगह मिलेगा। इसमें भी ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, लाइक फर्स्ट केस। सिमिलरली कॉन्क H2SO4 में कुछ भी नया नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी क्या होगा? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। तो कुल मिला के पांचों रिएक्शन हमने यहाँ पे कराया, ठीक है। और दिस ऑल रिएक्शन इज नोन एज ESR, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो कुछ भी नया नहीं था इसमें, सारा रिएक्शन बेंजीन जैसा ही था, ठीक है। यहाँ तक देखो, सबसे पहले फिनॉल लिए। फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, हमने बेस भी लिया है। अगर आप देखोगे तो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिया गया है? बेस लिया गया, ठीक। सैलिसल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसमें ऑर्थो पोजीशन पे आया, तो मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये ऑर्थो पे आया, ठीक है। तो सैलिसल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिमर टिमन रिएक्शन। मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअली कैसे हुआ होगा। तो देखो क्लोरोफॉर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेस एसिड बेस रिएक्शन हमेशा पहले होता है, ये बेस इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा और आपके पास क्या बन जाएगा? ये निगेटिव कार्बेनाइन बन जाएगा ना, बेस H+ ले जाता है, H- नहीं, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा, अब ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ से Cl लीव कर जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से Cl, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये Cl, इसका नाम क्या है पता है किसी को?
इसको बोलते हैं डीसीसी, ठीक है ना। डीसीसी का मतलब डाइक्लोरो कार्बिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइक्लोरोकार्बिन है ये, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बिन, ये मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सिक्स इलेक्ट्रॉन है। सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हुए भी मतलब देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टोटल कितने हैं, सिक्स ही है ना। तो ऐसा धोखा हो सकता है कि इनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आपसे कई बार आईआईटी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो रिमर रिमर टिमन रिएक्शन है उसके इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन दी फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, हमारा पर्पस था कि हम किसी भी तरह से क्या बनाएं, इलेक्ट्रोफाइल बनाएं। एज यू नो, फिनॉल में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक तो होती नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब क्या होता है उसके बाद सेकेंड स्टेप में, जो ये OH है ये भी बेस के साथ ये वाला हाइड्रोजन ट्रैप कर लेगा और फिनॉक्साइड आयन बना देगा, ठीक है। फिनॉल का भी ये फिनॉक्साइड आयन बना देगा, ठीक है। अगर ये नहीं भी बनता तो भी निगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आता, अभी भी ऑर्थो पैरा पे निगेटिव चार्ज आएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन OH से कहीं ज्यादा पावरफुल इसकी प्लस एम हो गई अब, ठीक है ना। OH से कहीं ज्यादा पावरफुल प्लस एम फिनॉक्साइड की हो चुकी है। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं मैं, O पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देके और ये नेगेटिव चार्ज बना लेगा। ये सबको समझ आई? ये फर्दर रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है ना। ये आपका फर्दर रेजोनेंस करेगा तो पैरा पे आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ आ सकता है और ये पैरा पे आ सकता है। अगर हम ऑर्थो पे ही, ठीक है, एक पैरा पे सब्स्टिट्यूट कराएंगे, एक ऑर्थो पे, अगर हम ऑर्थो पे कराते हैं सपोज, ठीक है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। कैसा बॉन्ड बनेगा देखो जरा, कुछ नहीं, निगेटिव को पॉजिटिव से ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट। Cl Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये वाला O और ये एज इट इज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद आपके पास सिस्टम में वाटर तो है ही, तो ये जो निगेटिव है किसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, वाटर को। इसके वजह से क्या होगा, वो जो निगेटिव चार्ज है वहां हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है, टॉटोमर का नाम सुने हो? टॉटोमर क्या करता है बताओ, क्या आपको यहाँ पे अल्फा एच दिख रहा है? क्या किसी को अल्फा एच यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये देखो, ये वाला एच अल्फा एच है ना भाई, टॉटोमर में यही एच तो यहाँ जाके क्या बनाता है, बोल ही नहीं रहे, इनॉल बनाता है ना। तो वो इनॉल वापस से बन जाएगा, देखो इनॉल वापस से बन गया, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी ये सिस्टम क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो नॉन एरोमेटिक क्या होगा, एरोमेटिक बनना चाहेगा, ठीक है ना। नॉन एरोमेटिक क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। बाकी ये डबल बॉन्ड पहले वाला ही है, ये सब एज इट इज है, इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो ये वाला टॉटोमर स्टेप है, ठीक है ना, तो ये अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप फिर से ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। कौन सा स्टेप ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा? अब बताइए आपको, Cl को कौन रिप्लेस कर देगा? आपके पास OH तो है ही सिस्टम में, बेस तो है ही ना। तो जब सिस्टम में बेस है तो Cl रह पाएगा क्या? यहाँ पे OH आ जाएगा, दूसरा भी बारी बारी से दोनों रिप्लेस करेंगे, और ये आपका फिनॉल। यहाँ तक समझ में आई? अब मुझे बताओ, क्या ये स्टेबल है? एक कार्बन पे 2 OH, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, कीटोन नहीं, एल्डिहाइड बनेगा यहाँ से, मतलब CO बॉन्ड बन जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ से ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर आपको क्या मिलेगा? एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है ना, ये एज इट इज है। ठीक है, ये एज इट इज है, और यहाँ पे CO और H। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यही, इसी का नाम क्या था? इसी को हम लोग क्या बोले थे? इसकी कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। सैलिसल, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है ना, ये आपका सैलिसल्डिहाइड। अच्छा, ऐसा ही एक और प्रोडक्ट किसका बन सकता था? ये लोग, हम लोग ऑर्थो से बनाए तो एक प्रोडक्ट ऐसा, ये रेजोनेंस करके यहाँ भी बनता। ठीक है ना, तो एक पैरा प्रोडक्ट भी आ सकता था। मेटा वाला, ये पैरा वाला से भी एक प्रोडक्ट बनता सिमिलरली। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है ना, सिमिलरली एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनता, और वो किस पे बनता? ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ आता, तो सारा कहानी यहाँ होना था। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट आपका पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी बन सकता था, और ऑर्थो भी बन सकता था। अब बताओ, ऑर्थो एंड पैरा में मेजर कौन है? ऑब्वियसली रिमर टिमन रिएक्शन है, तो मेजर तो यही है। ठीक है ना, तो ये मेजर क्यों हुआ? जनरली तो पैरा मेजर होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे मेजर कौन हो गया? ऑर्थो हो गया। ठीक है, कोई बता सकते हो ऑर्थो क्यों मेजर हो रहा है इस बार? ऑर्थो का मेजर होने का क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी गुड। यहाँ पे CO को जब ओपन करोगे तो ये ऑक्सीजन और H के बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सैलिसल्डिहाइड इज अ मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट। पैरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, इसलिए आपका मेजर नहीं। ठीक है, कोई डाउट? रिमर टिमन रिएक्शन सबको समझ आ गया? इंपॉर्टेंट है ये। इसमें अभी और भी कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एल्डिहाइड आया, और एल्डिहाइड में एक कार्बन का एल्डिहाइड आया, तो क्या मैं इसको फॉर्माइलेशन बोल सकता हूँ क्या? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फॉर्माइलेशन। भाई, कहीं पे हाइड्रोजन ऐड करते हो तो क्या बोलते हो? हाइड्रोजनेशन। कहीं पे OH ऐड करते हो तो क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है ना, कहीं पे क्लोरीन ऐड करते हो तो क्या बोलते हो? क्लोरीनेशन। तो फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ? फॉर्माइलेशन। तो ये तो रिमर टिमन था। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ध्यान देना। फिनॉल यही है, सबस्ट्रेट अभी भी फिनॉल ले रहा हूँ, रिएजेंट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, CCl4 ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जल्दी से बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा? क्या फॉर्माइलेशन आएगा? क्या फॉर्माइलेशन आएगा या कोई और ग्रुप आएगा? इस हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा? फॉर्माइलेशन, अभी अभी ये प्रोडक्ट देखे ना, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड तो आया ही था, इसमें क्या बताना है? सैलिसल्डिहाइड की पूरी मैकेनिज्म देखे थे, इसमें सैलिसल्डिहाइड प्रोडक्ट बना था।
अब हमने CHCl3 की जगह CCl4 ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? बिल्कुल वैसी ही मैकेनिज्म होगा, बिल्कुल वैसी ही मैकेनिज्म होगा ना। तो लास्ट वाले स्टेप में जहां 2 Cl था वहां अब 3 Cl होगा, तो 3 बार OH आएगा, और 3 बार OH से आपको पता है क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कार्बोक्सिलेशन। भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया ना, ठीक है। तो इसको फॉर्माइलेशन रिमर टिमन, हाँ CCl4 होगा, तो ऑब्वियसली ये रिमर टिमन नहीं है, इसका तो नाम है रिमर टिमन रिएक्शन, ठीक है ना। इसका तो कोई नाम नहीं है, लेकिन हम कार्बोक्सिलेशन तो बोल सकते हैं ना। तो अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि क्लोरोफॉर्म की जगह थोड़ा सा चेंज किया, तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म होगी, बस एक Cl एक्स्ट्रा आएगा, एक OH एक्स्ट्रा आएगा, और फॉर्मिक एसिड की जगह क्या बन जाएगा? ये आपका फॉर्माइलेशन की जगह क्या आ जाएगा? C डबल। इसको इसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, तो इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, सैलिसिलिक एसिड। तो एक में सैलिसल्डिहाइड बनता है, मतलब एल्डिहाइड बना, जब आप क्लोरोफॉर्म लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। और अगर आप CCl4 लेते हो, एक कार्बन, एक Cl एक्स्ट्रा आ गया इसमें, तो एक OH एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो H की जगह OH आ गया, सैलिसल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड। रिमर टिमर रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल सैलिसिलिक एसिड, जो बना है कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल, इतना बोल सकते हैं। एक और नेम रिएक्शन है, इसी से मिलता जुलता, ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगी। इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन है जिसका नाम है कोल्बे कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन पहले हो गया, इसमें फिनॉक्साइड आयन बन गया, और उसके बाद आपके पास क्या है? CO2। CO2 का रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, RMGX का रिएक्शन याद है? एक R न्यूक्लियोफाइल होता था, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ अटैक करता था, क्या बनेगा बताओ? ये वाला स्टेप क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया ये, ठीक है ना। बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? CO, ऑब्वियसली एक CO, दूसरा O-। बोलो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब वैसा ही है। इसके बाद का स्टेप बताओ क्या होता है? इसके बाद का स्टेप बताइए। टॉटोमर बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो स्टेप है, यहाँ पे H जो है टॉटोमर बन जाएगा, लास्ट स्टेप में ही हुआ था। टॉटोमर बन के वापस से एरोमेटिसिटी गेन कर लिया, और ये आपका ये भी OH हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। बोलो, और इसमें भी ये वाला मेजर होगा, अगर हम इसमें भी पैरा से आगे बढ़ते, ये वाले से आगे बढ़ते, तो एक और प्रोडक्ट मिलता, लेकिन ऑब्वियसली मेजर यही है। क्यों मेजर यही है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन भी आपको देखो लिंक कहाँ से मिला, पहले रिमर टिमन बताए, रिमर टिमन में CCl4 से भी सैलिसल्डिहाइड बना सकते हैं। जब बात सैलिसल्डिहाइड की आई, तो सैलिसल्डिहाइड कोल्बे स्मिथ से भी बनाया जा सकता है, जिसका मेन मैकेनिज्म ये है, और ये ध्यान रखना है कि क्या चाहिए अपन को? CO2 और वाटर, ठीक है ना। इस स्टेप के लिए अपने पास
वाटर तो चाहिए ना। ठीक है, कोई डाउट? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्वे स्मिथ रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। तो बेसिकली आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये दो रिएक्शन ना फिनॉल चैप्टर का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में दिख जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी क्लोरोफॉर्म दिखे, CO2 दिखे, ठीक है, तो आपका फॉर्माइलेशन और कार्बोक्सिलेशन करा देना है, ठीक। ये दो फेमस रिएक्शन है। इसके साथ तीसरा एक और रिएक्शन मैं लेता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और वो आप जानते भी हो। इसको बोलते हैं नाइट्रोसेशन रिएक्शन। नाइट्रोसेशन रिएक्शन नाइट्रेशन वाला नहीं है ना, नाइट्रोसेशन है। इसमें भी फिनॉल होता है और आप जानते ही हो फिनॉल क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ऑर्थो पे आ सकता है या फिर पैरा पे आ सकता है। इसमें रिएजेंट क्या लेता है, NaNO2 एंड HCl, ठीक है। तो इसमें आपको वही ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा बताओ, क्या NO2 आएगा? NO2 आता तो नाइट्रेशन हो जाता हो, और उसके लिए कौन का HNO3 लिया जाता है, यहाँ पे आता है NO। क्या आता है यहाँ पे, NO। दिस इज नोन एज नाइट्रोसोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बना होगा वो क्या बना होगा, NO प्लस। भाई इसी इलेक्ट्रोफाइल को हम ऑर्थो एंड पैरा पे ऐड किए ना। दिस इज नोन एज नाइट्रोसोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। कैसे बनता देख लेते हैं, बाकी तो पता ही है, ऑर्थो पैरा पे आ गया, उसको तो बताने की जरूरत है नहीं। ये कैसे बना, तो आपने लिया HCl, ऊपर से है Na प्लस, ठीक है ना, O माइनस एन डबल बॉन्ड हो, ये NaNO3 को बनाया हूं मैं, NaNO2 को। क्लियर है, दिस इज NaNO2, ठीक है। यहां से NaCl निकल जाएगा, बोल नहीं रहे हो यार। यहां से NaCl निकल के क्या बनाएगा, क्या बोलते हैं उसको, HNO2 को क्या बोलते हैं, पहली बार देखो क्या HNO2। ठीक है ना, हमेशा लिंक करके पढ़ना चाहिए। इससे पहले जो हम पढ़े थे वो क्या था, HNO3 था, वो नाइट्रिक। हाँ, ये नाइट्रस एसिड है और वो नाइट्रिक एसिड था, ठीक है ना, दोनों में फर्क है। तो ये भी नाइट्रिक एसिड जैसा ही, नाइट्रिक एसिड जैसा ही ये सेल्फ प्रोटोनेट होके क्या बना देगा, आपको याद होगा तो ये HNO3 था, ठीक है ना। नाइट्रेशन रिएक्शन में ये HNO3 था। अभी क्या है हमारे पास, HNO2, नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको। सेल्फ प्रोटोनेट होके ये बनाया। आपको पता ही है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या बन जाएगा, N पे पॉजिटिव। दिस इज नोन एज नाइट्रोसोनियम आयन। एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया, फिर तो क्या करना है, ऑर्थो पैरा पे आ जाना। दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रोसोनियम रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कोई डाउट नहीं होगा, देख लो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल जो है ना, बहुत सारा तरीका हो सकता है बनाने का। सबसे पहला मेथड जो हम लोग ले रहे हैं, वो जो मेथड ले रहे हैं वो इंडस्ट्रियल मेथड है, वो नॉर्मल तरीके से बना नहीं सकते। आपको भी पता है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है ना, तो इस क्लोरोबेंजीन में कोई न्यूक्लियोफाइल जो है, कोई न्यूक्लियोफाइल आ नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे NaOH ले लें तो रिएक्शन ऑब्वियसली नहीं होगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस Cl को रिप्लेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि ये Cl क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। लेकिन टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे,
350 डिग्री सी रख दोगे, मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रखने से यहाँ पे फिनॉल बनता है, और इसकी जो मैकेनिज्म होगी, इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, अगले लेक्चर में वो आ जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर के वजह से Cl सब्स्टिट्यूट हो जाता है OH से। दिस प्रोसेस इज नोन एज डॉस प्रोसेस। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, अभी तक हमने बेंजीन पढ़ा। ठीक है, बेंजीन के बाद हमने क्या पढ़ा, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे। बेंजीन के बाद हम लोग आ गए फिनॉल पे। ठीक है, फिनॉल के बाद हम आ जाएंगे किस पे, क्लोरोबेंजीन पे। क्लोरोबेंजीन के बाद हम लोग आ जाएंगे एनिलीन पे। ठीक है ना, तो सब रिएक्शन एक दूसरे से लिंक है। अभी बस मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो मैकेनिज्म है ये कैसे बनता है। ठीक है, उसकी जो मैकेनिज्म है वो आएगी, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये जरूर है, एक तो हाई टेम्परेचर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होता नहीं है। आपको भी पता है क्लोरोबेंजीन में रिएक्शन कौन सा हो सकता है, ऑर्थो पैरा पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल तो आ ही नहीं सकता ना, तो इसलिए हाई टेम्परेचर चाहिए। दूसरा, इस प्रोसेस का नाम, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इस प्रोसेस का नाम भी है डॉस प्रोसेस। ठीक है, तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं है जिसमें आप टेम्परेचर आपको रखना पड़ रहा है, ये भी कोई अच्छा मेथड नहीं। दूसरा मेथड मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मेथड के हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे, कुछ मेथड जस्ट आप लिख लो, बाद में आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट मैंने सल्फोनिक एसिड लिया, हम सल्फोनिक एसिड से भी फिनॉल बना सकते हैं। सल्फोनिक एसिड से भी हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पहले स्टेप में सोडियम फ्यूजन करना पड़ेगा, और दूसरे स्टेप में हमें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। ये दो स्टेप के बाद आपको फिनॉल बन जाएगा। मतलब बेसिकली आपको मैं समझाने के लिए ये बताऊं तो सोडियम फ्यूजन यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम फ्यूजन क्या करता है, SO3 गैस निकल के, सॉरी SO2 गैस निकल के यहाँ पे क्या बनता है, O माइनस Na+। ठीक है, ये जो फिनॉक्साइड बना, वाटर से H लेके क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो पहले स्टेप में फिनॉक्साइड बनता है, इसलिए दूसरा स्टेप में हम इसको हाइड्रोलिसिस करके हम फिनॉल बना सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। ये सब मेथड कभी आता नहीं है, बस मैं आपको जस्ट लिस्ट दे रहा हूँ कि क्या क्या तरीका हो सकता है बनने का। ठीक है, थर्ड विच इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन इसकी भी जो मैकेनिज्म होगी वो नेक्स्ट क्लास में आएगी। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज नोन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं, इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन समझ में आता है, डाइजो। ठीक है, N2 को क्या बोलते हैं, डाइजो। अब सॉल्ट है तो डाइजोनियम, पॉजिटिव नेगेटिव है तो डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, क्यों फिनॉल बनता है इसमें, और ये अच्छा मेथड भी है। इसमें फिनॉल बनने का जो रीजन है वो ये है, बहुत आसानी से बन जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या होता है, N2, तो ऑब्वियसली यहाँ से N2 लीव करेगा। ये तो सबको पता है ना कि वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या है, N2 है। N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण, काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से N2 गैस निकलेगा। अगर ये N2 निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ के क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग SNAR भी बोलते हैं। ठीक है,
वैसे तो हर एरोमेटिक कंपाउंड में जो रिएक्शन होता है वो जनरल रिएक्शन हम लोग क्या देखे थे, ESR, ठीक है, या फिर EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मुझे किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराना है, जैसे देखो यहाँ भी, ठीक है ना, यहाँ भी जो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराए हैं वो किससे कराए हैं, 350 डिग्री पे कराए हैं। ये भी SNAR है। SNAR का मतलब क्या हुआ, जो SN2 था ना वही SNAR है यहाँ पे। फर्क बस इतना है कि SN2 में सिंगल मेथड था और ये अल्काइल हैलाइड का था। SNAR भी सिंगल मेथड तो नहीं है, 2 स्टेप होता है इसमें, लेकिन ये किसके लिए है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए है। मतलब किसी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl जा रहा है और OH आ रहा है। तो फर्स्ट का मैकेनिज्म, उसके बाद थर्ड का मैकेनिज्म, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये दोनों क्या है, SNAR। जैसे SN1 होता है उसी तरह से एक SN2 भी होता है। उसी तरह से एक नया नाम क्या आ गया, SNAR। मतलब न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराना है कौन से कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो 2 के जगह क्या आ गया, AR आ गया। क्लियर। क्योंकि आपने जानते हैं ना कि SN2 तो ऐसे रिएक्शन में होता है ना, SN2 तो ऐसे रिएक्शन में होता है जहां पे अल्काइल हैलाइड हो। तो ये वाला रिएक्शन क्या था, SN2, और ये वाला जो रिएक्शन है वो क्या है, SNAR। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे। फोर्थ मेथड मैं लिख रहा हूँ, फोर्थ तो आप अभी भी समझ सकते हो, ये वाला मैंने पढ़ाया भी है आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम जानते हो, तो क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम फिनॉल बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको पता ही है ये ग्रिग्नार्ड का R क्या होता है, माइनस होता है, बोलो, जो O2 पे रिएक्शन कर लेगा, O2 पे रिएक्शन करके वो माइनस बना लेगा। ये वाला स्टेप समझ आया। उसके बाद H+ लेके ये पेरोक्साइड बन जाएगा, OH बन जाएगा। लेकिन पेरोक्साइड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इनके दोनों लोन पेयर में रिपल्सन होते हैं, तो ऑब्वियसली वहां से ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये आपको फिनॉल एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड से भी हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ मेथड है वो मेथड में मैकेनिज्म बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं, उसका कहीं से कोई लिंक नहीं है। फिफ्थ मेथड है, हमने मान के चलो यहाँ पे लिया सपोज Cl और AlCl3 लिया, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये तो फ्रेडल क्राफ्ट क्या है, एल्काइलेशन, ये तो आता ही है तुम लोगों को। क्या प्रोडक्ट आएगा बताओ, इस प्रोडक्ट का नेम भी बताया था मैं जब ये क्वेश्चन कराया था, इसका नेम भी बताया था। क्या है इस प्रोडक्ट का नेम, क्या ये बनेगा, क्यूमीन। वेरी गुड, क्यूमीन है। और मैं बोला था कि क्यूमीन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल के इसको यूज में लेंगे। इस क्यूमीन से अगर आप O2 लेते हो और दूसरा स्टेप वही H2OH+ लेते हो जो यहाँ लिए हो, इससे फिनॉल बनता है। कैसे बनता है ये हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी के जो मेथड है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें दूसरा प्रोडक्ट एसीटोन भी मिलता है, बाई प्रोडक्ट। मेन तो हमें फिनॉल बनाना है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हुआ होगा।
देखो सबसे पहले जो क्यूमीन है ना, हमने क्यूमीन के साथ क्या किया है, O2 का रिएक्शन करा दिया। तो O2 का जो ये हाइड्रोजन है ना, ये पेरोक्साइड बना देगा। ठीक है, ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ का हाइड्रोजन ब्रेक होगा फ्री रेडिकली। ठीक है, और इनसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो देखो एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करा, एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और एक ये यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड की वजह से यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये जो फ्री रेडिकल बना, ऑक्सीजन के एक फ्री रेडिकल ये होमोलिटिकली ये टूटेगा, यहाँ से O आएगा, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड फिर किधर चला जाएगा, इनके पास भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब वो फ्री रेडिकल H के साथ बॉन्ड बना के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा कि हमने क्यूमीन को क्या बना दिया, एक क्यूमीन पेरोक्साइड बना दिया। ठीक है ना, पेरोक्साइड ही है ना ये। जैसे जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता था, तो इस साइड हाइड्रोजन आता था, तो उसको क्या बोलते थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हमने अगले स्टेप में देखो क्या लिया है, H2OH+। तो अगर H+ लोगे तो H+ का हमेशा से एक ही काम हुआ है, क्या हुआ है बताओ, H2O बनाना। वेरी गुड। लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि 2 H है, कौन से ऑक्सीजन को H देंगे, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन से ऑक्सीजन को H मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों को दे सकते हो और एक एक करके दोनों की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आप चाहो तो दूसरे को भी दे सकते हो और उनसे कुछ और इंटरमीडिएट बनेगा, चाहो तो हम उसको भी कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको देता हूं तो मुझे इंटरमीडिएट क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगी, पॉजिटिव आएगी जब ये निकलेगी। तो अगर जब नहीं निकल रहे तब तक मैं इसको पार्शियल पॉजिटिव बोल सकता हूँ। ऑक्सीजन को क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, वो जल्दी से क्या करेगा, फिनॉल दे देगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। मैंने जो बोला उसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखना O। क्या ये स्टेप सबको समझ आया, फिर से बता रहा हूँ। जैसे ही ऑक्सीजन पे फर्स्ट वाले पे नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट होने के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसमें वाटर अटैक कर दिया, वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर अटैक करेगा, फिर H+ निकलेगा। ये स्टेप आपको आता है, SN1 बोलते हैं इसको। क्या ये बनेगा, अब बताओ ये जो कार्बन है जहाँ पे OH है, उस कार्बन को क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं या हेमी कीटल बोलते हैं, या कीटल बोलते हैं या एसिटल बोलते हैं। मैंने ये टर्म बता रखा है आपको ऑलरेडी। कीटोन, हाँ हेमी एसिटल हेमी कीटल बोल सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, अब बताओ। हाँ, एल्डिहाइड के लिए एसिटल वर्ड आता है, कीटोन के लिए कीटल आता है, उसमें मेन वर्ड है हेमी। अच्छा, हेमी क्यों लिख रहा हूं मैं, एक OH है और एक OR है। मेरा इसमें इंटरेस्ट लिखने में ये है कि ये अनस्टेबल है एक्चुअली, याद है आपको, जब ये टर्म बता रहा था तो फर्दर रिएक्शन होके कीटल या एसिटल बना था। ठीक है ना, तो कीटल और एसिटल स्टेबल था, ये अनस्टेबल है, इसका मतलब फर्दर रिएक्शन होगा। और उस रिएक्शन का नाम क्या है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। मतलब ये बेस
ये हाइड्रोजन को दे देगा। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ? जब ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। बोलो, तो एक क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। भाई ऑक्सीजन एसिड बेस रिएक्शन करके ऑक्सीजन को जब H मिल गया तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, कीटोन बनेगा, यहाँ से H निकल चुका है तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। बोलो, कोई डाउट इसमें किसी को? पहले स्टेप में तो ये बन गया, किसी को कोई डाउट नहीं। इस तरह से पेरोक्साइड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे H प्लस ऐड हुआ। ठीक है, उसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब शिफ्ट होना है। ठीक है ना, तो ये टूट के जा सकता है, ये टूट के जा सकता है, ये वाला पूरा शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे, या फिर ये हो सकता है। यही दो पॉसिबिलिटी है ना फिनॉल बनने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जिस रिंग के पास प्लस एम है, ठीक है ना, आप सीधा सीधा इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगा सकते हो। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जब पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया भी था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच जो बेंजीन रिंग होते हैं उनका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है किनसे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो अगर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पता है तो फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। तो ऑब्वियसली प्लस एम है ये और ये माइनस एम है। अगर आप इसको शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियसली जिसको शिफ्ट करते हो वही तो फिनॉल बनता है। तो सीधा सीधा आप OCH3 वाला क्या बना सकते हो? OCH3 वाला फिनॉल बना सकते हो। और दूसरा क्या प्रोडक्ट आया था? एसीटोन। तो एसीटोन में एक तो CH3 है, दूसरा क्या होगा? दूसरा R जो है वो नाइट्रोबेंजीन है। बोलो, और एक CH3 है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, जो अभी मैंने क्यूमीन का मैकेनिज्म बताया, प्रोडक्ट इजीली लिखा जा सकता है। अब अलग अलग ऑप्शन में क्या करेगा? अलग अलग चीजें बना देगा। ठीक है, एक में OCH3 से बना देगा। तो मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो नहीं बना पाएंगे। ये वाला बिल्कुल कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट वाला है। ठीक है ना, मैंने इसको कहाँ बताया था? मैंने इसको बताया है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, तो बिल्कुल अगर मान के चलो, इतना ही नहीं, अगर अगर कोई कार्बोकेटाइन भी होता ना, उसकी भी शिफ्टिंग की यही, अभी तो मैंने ऑक्सीजन की शिफ्टिंग कराई है, ऑक्सीजन पे कराई है। अगर कार्बन पे भी ये तीन ग्रुप होते ना तो उस समय भी शिफ्ट होने का यही रूल है। ठीक है ना, तो जिस तरह से कार्बन की शिफ्टिंग होती है उसी तरह से ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज की भी शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है ना प्लस एम वाला शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आया ये मेथड। तो ये वाला जो मेथड था वो काफी इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक लाइन तुम लोग को लिखा दूं। क्या लिखेंगे? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, जैसे वहां पे OCH3 अटैच था, ठीक है ना, यहाँ पे OCH3 अटैच था, तो इसकी रेट हायर हो गई। ठीक है ना, तो वो वाला फिनॉल पहले बन गया, दूसरा वाला माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कहने का मतलब मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई क्यूमीन है, ठीक है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है यहाँ, इसका रेट हायर होगा फिनॉल बनने का, किससे? ये वाले से, जब उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो मेजर माइनर का ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, या तो ऑप्शन में दोनों दिया जाएगा या फिर एक ही दिया जाएगा, तो ये बनेगा मेजर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया भी था IIT में, दोनों ही दिया था, लेकिन दोनों में फर्क है ना, एसीटोन तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए कि कैसे बन रहा है।
ठीक है, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रेट विल बी हायर। ओके, तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन देखेंगे, दैट इज SN AR मैकेनिज्म देखेंगे, और उसके बाद एनिलीन के कुछ रिएक्शन देखेंगे।